बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 203 इक़्सास सुन चुके हैं। अब किस्त 204 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, वरना वो तो कराची में आराम से एक महदूद और पुरसकून सी जिंदगी गुजार रही थी। कुछ भी था, डॉक्टर बर्नार्ड का निकल जाना मेरे लिए बहरहाल एक धचका था। अगर मैंने उसे देखा ना होता, पहचाना ही ना होता तो और बात थी। लाइल्मी बाज़ औक़ात बड़ी राहत का बाइस होती है। मैं भी उसकी मौजूदगी से लाइल्म रहता तो बड़े सुख में रहता। मेरे दिल को पछतावा ना होता। मेरी सारी खुशी हवा हो गई थी, हत्ता कि जान बच जाने की भी कोई खास खुशी नहीं रही थी। मैंने चिश्ती साहब से दरख्वास्त की कि वो अपने फाजिल आदमियों को जजीरे पर फैला दें ताकि डॉक्टर बर्नार्ड अपनी असल हुलिये या बैरूप में कहीं नजर आ जाए तो काबू में करने की कोशिश करें। मेरे आदमी शफी शाह समेत सिर्फ 5 थे। मैंने उन्हें समुद्री रास्ते की निगरानी करने का हुक्म दे दिया। वो सब फौरी तौर पर रवाना हो गए, लेकिन न जाने क्यों मैं उनकी कामयाबी के सिलसिले में कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं था। जो शख्स इतने जबरदस्त छापे के दौरान सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया था, उसका भी इतने बड़े जजीरे पर हाथ आना मुश्किल ही लगता था, जिसके 3 तरफ समंदर और एक तरफ खुशी का रास्ता भी मौजूद था। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं कदरे मायूसियों अफसरुदगी के आलम में जजीरे से लौट आया। अपने होटल पहुंचकर मैंने शावर लिया, लिबास तब्दील किया और जरा ताज़ा दम होकर खाना डाइनिंग हॉल में खाने के इरादे से नीचे आ गया। इस्तकबालिया के करीब से गुजरते वक्त मैंने देखा सुर्ख स्पोर्ट शर्ट और ब्लू जीन्स में एक लड़की काउंटर पर खड़ी होटल में चेक इन होने के लिए कार्ड की खाना पूरी कर रही थी। होटल के पोर्टर उसका सामान लाकर फिलहाल उसके करीब रख रहे थे। वो भरे भरे जिस्म की एक दराज कर लड़की थी। खदोखाल बड़े हशर खेज थे। उसके रेशमी भूरे बाल कंधों पर फैले हुए थे। लाबी में जो एक दिल फरेब सी खुशबू फैली हुई थी, वो यकीनन उसी के वजूद से फूट रही थी। गुजरते हुए मुझे साइड से उसकी सिर्फ एक रुखसार दिखाई दिया। ये महज एक झलक ही थी। उसके बावजूद मुझे कुछ शनासासी महसूस हुई। गैर इरादी तौर पर मेरे कदम सुस्त पड़ गए। मैं यूं ही अपने कमरे की चाबी काउंटर क्लर्क को देने के बहाने लौट आया। तब तक लड़की कार्ड पर दस्तखत करके सीधी खड़ी हो चुकी थी और बालों में उंगलियां फेरने लगी थी। मैंने क्लर्क को मुखातिब किया तो लड़की ने गोया मेरी आवाज सुनकर गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए मेरी सांस गोया सीने में अटक गई थी। वो जरताज गुल थी। मैं एक टूक उसकी तरफ देखता रह गया। वो उस जरताज से खासी मुख्तलिफ नजर आ रही थी जिसे मैंने पहली बार उसकी जमीनों पर देखा था। उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर देसी हुस्न का शाहकार थी, रुमानी दास्तानों का किरदार थी। इस वक्त वो कोई ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जो यूरोप, अमेरिका या इंग्लैंड से ताज़ा ताज़ा वारद हुई हो, लेकिन उसके दोनों रूप बुला के दिलकश और हसीन थे। हर रूप की अपनी एक इनफरादियत और अलग तरह की कशिश थी। पहली बार उसे जरताज नगर में देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था और आज उसे अपने 5 स्टार होटल की झिलमिल करती लाबी में खड़े देखकर मैं दम बखुद सा रह गया था। धीरे धीरे उसके रसीले याकूती होंठों पर मुस्कुराहट टलू हुई और वो गोया किसी अनकही अनसुनी बात से महजूज होते हुए बोली, क्या बात है, इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? तुम्हारे सर पर सींग निकल आते तब भी शायद तुम्हारे हुस्न में कोई खास कमी ना आती, मैंने आहिस्तगी से कहा। उसके गुलाब से रुखसारों पर सुर्खी नमूदार हुई। वो बालों में उंगलियां फेर कर गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा कर बोली, तुम इस वक्त उस अफजल से कितने मुख्तलिफ नजर आ रहे हो जो मेरे यहाँ घोड़े सुधाने पर मुलाजिम हुआ करता था। ये सब वक्त वक्त की बातें हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर तुम्हें वो बहरूप भरने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? वो अब भी मेरी तरफ देखे हुए गोया किसी पुराने तसव्वुर से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मैंने तुम्हें उसकी वजह तो बता दी थी। आखिरी दिनों में तो मैंने तुम्हें अपनी सारी राम कहानी सुना दी थी। मैंने उसे याद दिलाया, लेकिन अपनी जात के बहुत से गोशे पनाह रहने दिए थे। उसने गोया शिकवा किया, कुछ बातें किसी और वक्त के लिए भी उठा रखनी चाहिए, मैंने कहा। मैंने सोचा शायद वो वक्त आन पहुंचा हो। उसकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा रोशन, पहले से ज्यादा दिलनशी थी। तुम महज इसलिए तो यहाँ नहीं आई होगी, मैंने ख्याल जाहिर किया। तुम बहुत जल्दबाज हो गए हो। लगता है जरताज नगर से वापस आने के बाद तुम्हें बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं, या फिर शायद तुम पहले ही से ऐसे थे और जरताज नगर में तुमने भेस बदलने के साथ साथ आदतें भी बदल रखी थी। तुम्हें मेरी किस बात से मुझ पर जल्दबाज होने का गुमान गुजरा है, मैंने जानना चाहा। तुमने यहीं खड़े खड़े ये जानने की कोशिश शुरू कर दी है कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, उसने जवाब दिया। ओह वाकई, कभी कभी मैं बहुत कुछ भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मौका महल कैसा है। मैंने कदरे शर्मिंदगी से तस्लीम किया। अच्छा ये बताओ, तुमने कमरा ले लिया? हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। कैसा कमरा लिया है? मैंने दरियाफ्त किया। मैं अकेली आई हूँ, सिंगल बेड लिया है। मेरे लिए काफ़ी है। काफ़ी तो होगा, लेकिन अब मुझे ये जाहिर करने का मौका दो कि मुझे हक के मेज़बानी अदा करने की काफ़ी फिक्र है, मैंने कहा। फिर क्लर्क को मुखातिब किया, इनके सिंगल बेड को VIP स्वीट में बदल दो। ये हमारे लिए VIP बल्कि VVIP है। यस सर, क्लर्क ने सादत मंदी से कहा और उसके कार्ड में नंबर बदलने लगा। जरताज ने काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन मैंने उसकी एक न चलने दी
تاہم میں نے اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہوٹل میرا تھا۔ میں نے غیر واضح سے انداز میں اسے یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ میں بھی محض ایک عام بزنس مین کی حیثیت سے اس ہوٹل میں مقیم تھا۔ بس میری ذرا ہوٹل کے عملے سے اچھی شناسائی تھی اور میں اضافی خرچ اپنے ذمے لیتے ہوئے اسے سنگل روم کی بجائے VIP سوٹ میں ٹھہرا رہا تھا۔ اس کے کارڈ میں نمبر وغیرہ تبدیل ہو چکا تو میں نے پوچھا، اس وقت ایئرپورٹ سے آ رہی ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میری گاڑی آج شام تک بائی روڈ پہنچ جائے گی۔ گاڑی کی تم فکر مت کرو، گاڑیاں بہت ہیں، بلکہ اب تم کسی بھی چیز کی فکر مت کرو۔ تمہاری ملاقات اپنے اس خادم سے ہو گئی ہے جو تمہارے گھوڑے سدھاتا تھا۔ یہ خادم تمہارے لیے ہر چیز مہیا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ تم اگر یہاں پجیرو یا مرسیڈیز کے بجائے کسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سفر کرنا پسند کرو تو وہ بھی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ میں روایت پسند ضرور ہوں لیکن مجھے کارٹون بننے کا شوق نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، اب تم اپنے سوٹ میں جاؤ اور ذرا فریش ہو جاؤ، 1 گھنٹے بعد تم سے ملاقات ہوگی، پھر باتیں ہوگی، میں نے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بیل بوائے کی رہنمائی میں آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کلرک کو ہدایت کی کہ اس کے آرام و آسائش اور ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے۔ متعلقہ عملے کو میں نے بتا دیا کہ یہ میری محسنہ تھی، لیکن ساتھ ہی انہیں ہدایت کی کہ زرتاج کو احساس نہ ہونے دیا جائے کہ میں اس ہوٹل کا مالک تھا۔ کھانا کھانے اور چند ضروری فون کرنے میں میرا 1 گھنٹہ گزر گیا۔ ایک بار پھر میں لفٹ سے اوپر آیا اور زرتاج کے سوئٹ پہنچ کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور تازگی بخش سی ایک مہک نے میرے ہر مسام جان کو معطر کر دیا۔ وہ شاور لے کر لباس تبدیل کر چکی تھی اور اس سے نو شگفتہ پھول کی طرح مہک رہی تھی جو شب رفتہ کی تمام خوبصورتیاں سمیٹنے کے بعد اوس میں نہا چکا ہو۔ میں نے ایک بار پھر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تو وہ ٹھہرے لہجے میں بولی، شہر واپس آنے کے بعد تمہاری نظروں میں کچھ بدماشی سی آ گئی ہے۔ شہر کی فضا ہی ان دنوں کچھ بدماشی ہو گئی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن میرے بارے میں تمہیں غلط فہمی ہوئی، جسے تم بدماشی سمجھ رہی ہو در حقیقت وہ ستائش ہے۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی اور میں اندر جا پہنچا۔ اس کے کہنے سے ہی میں ایک صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے مقابل بیٹھی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جہاز پر ہی جیسا تیسا ملا کھا لیا تھا، اس نے جواب دیا۔ تو پھر کافی کا دور چلنا چاہیے، میں نے کہا اور فون پر روم سروس کو کافی کا آرڈر دے دیا۔ میں ریسیور رکھنے کے بعد کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے اور ٹکر ٹکر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخرکار وہ دھیرے سے ہنسی اور دھیمی آواز میں بولی، بعض اوقات بے وقوفوں کی طرح 2 افراد کے ایک دوسرے کو تکنا دونوں کو کتنا بھلا لگتا ہے۔ شکر ہے تم نے دونوں ہی کی بات کی ہے، میں نے کہا۔ اسے اسنا میں کافی آ گئی۔ ویٹر جا چکا اور زرتاج کافی بنا کر مگ مجھے تھمانے لگی تو میں نے صوفے کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں کہا، ہاں تو اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کراچی کیوں آئی ہو؟ کیوں، کیا میرے کراچی آنے پر پابندی ہے؟ اس نے کچھ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ارے پابندی کی بات مت کرو، یہاں نہ جانے کتنے ایسے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں جن کے اس دنیا میں آنے پر پابندی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ نہ صرف آ چکے ہیں بلکہ کسی طرح جانے کا نام بھی نہیں لیتے۔ تم تو اس دنیا میں بہت پیارا اضافہ ہو، لیکن میرے سوال کو گول کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں جب کوئی سوال کرتا ہوں تو پھر اتنی آسانی سے اسے نہیں بولتا۔ تم کراچی کیوں آئی؟ کافی کا ایک گھونٹ بھر کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، کسی کی تلاش میں آئی ہوں۔ کون ہے وہ؟ میں نے اس کی آنکھوں کے راستے اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ میں ابھی نہیں بتا سکتی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ پھر کب بتاؤ گی؟ سب وقت آنے پر بتا دوں گی، اس نے جواب دیا۔ ویسے تلاش تو تمہیں بھی کیا تھا میں نے، دل رکھنے کے لیے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اس میں دل رکھنے کی کیا بات ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم نے میری نظروں میں گمنام رہنے کی پوری کوشش کی تھی۔ مجھے صرف ایک فون نمبر دے کر آ گئے تھے اور وہ بھی اب بدل چکا تھا۔ اپنے بارے میں تم نے صرف یہ بتایا تھا کہ تم جھوٹے سے ایک بزنس مین ہو۔ مجھے جان کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا؟ میں واقعی ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں۔ فون نمبر میرے وہاں سے آنے کے بعد بدلا ہے، اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں غلط نمبر دیا تھا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، میں نے صرف اس لیے تمہیں اپنے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا تھا کہ زندگی میں دوبارہ تم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں تھی، اور یہ بھی مجھے قطعاً توقع نہیں تھی کہ اگر تم کبھی حسن اتفاق سے لاہور آ بھی گئی تو مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرو گی۔ کیا میں تمہیں اتنی ہی بے مروت لگتی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم تو شاید بے مروت نہیں ہو، لیکن مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم لاہور بھی گئی تھی اور وہاں تم نے مجھے تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اگر مجھے 1% بھی امید ہوتی کہ ایسا ہوگا تو میں تمہیں اپنا تفصیلی عطا پتہ، سارے ایڈریس، سارے ٹیلی فون نمبر، بلکہ اپنا شجرہ و نسب تک دے کر آتا، جو کچھ زیادہ قابل فخر نہیں ہے۔ معلوم نہیں تم نے مجھ سے دوبارہ ملاقات کو ایسی انہونی کیوں سمجھ لیا تھا۔ وہ بدستور خوابناک سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں نہ صرف لاہور آئی بلکہ میں نے اس ایک غلط نمبر کی مدد سے تمہارا صحیح فون نمبر بھی تلاش کر لیا، پھر تمہارے دفتر پر مشتمل بلڈنگ بھی جا کر دیکھ لی تھی، تمہارا وہ مکان بھی دیکھا جو یقیناً کبھی بہت عالی شان رہا ہوگا، مگر اب اس کا ملبہ اٹھایا جا رہا تھا۔ کیا واقعی تم نے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اتنی زحمت کی؟ مجھے گویا یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟
मैंने तो तुम्हारे कराची तक के ठिकाने मालूम कर लिए, हत्ता कि मुझे ये भी मालूम है कि इस वक्त मैं जिस होटल में मुकीम हूँ ये भी तुम्हारा है। वो इत्मीनान से बोली। ओह, मरवा दिया। मैं कराह कर रह गया। मैंने अपनी दानिश में फिलहाल उस हकीकत को उससे पोशीदा रखने की कोशिश की थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो वाकई बहुत छोटे से बिजनेसमैन हो, चींटी जितने छोटे। इसका लहजा इस्तज़ाइया था। इस बेकरार कायनात में मेरी हैसियत वाकई एक चींटी से ज्यादा नहीं। मैंने दरवेशाना लहजे में कहा, बस बस इतनी इंकिसारी मत जाहिर करो जो झूठ मालूम होने लगे। वो बोली, जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं हो सका होगा। तुमने जो कुछ मालूम कर लिया वो भी कम नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक बदले हुए फोन नंबर के सहारे कोई मेरे बारे में इतना कुछ मालूम कर सकता है। मुझे तो तुमसे खौफ आने लगा है। तुम तो शर्लाक होम्स की भतीजी मालूम होती हो। पीर इकलमे के तवक्कुफ से मैंने कहा, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि तुमने इतनी जहमत क्यों की? क्या वजह बताना जरूरी है? अगर तुमने वजह ना बताई तो मैं इस खुशफहमी में मुब्तला हो सकता हूँ कि तुम मेरी जात से दिलचस्पी थी। दिलचस्पी तो थी। वो कुछ सोचने के बाद मोहताज से लहजे में बोली, मैं तुम्हारे बारे में तजस्सुस में मुब्तला थी। पहले दिन जब तुमने सरताज नगर में मेरे यहाँ घोड़े सुधारने की जिम्मेदारी कबूल की, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि तुम वो नहीं थे जो अपने आप को जाहिर कर रहे थे। फिर जब तुमने सरताज नगर छोड़ने से कुछ पहले अपनी कहानी सुनाई, तब भी मुझे यह एहसास रहा कि तुम बहुत कुछ छुपा रहे थे। चुनाचे जब इत्तेफाक से मेरा लाहौर आना हुआ तो मैंने सोचा तुम्हारे बारे में भी लगे हाथों कुछ तफ्तीश कर ली जाए। उसके बाद तुम्हारा कराची आना हुआ। हाँ, क्योंकि जिसकी मुझे तलाश थी उसके बारे में पता चला कि शायद वो कराची में मौजूद हो। उसने जवाब दिया, चलो अगर तुम ये नहीं बताना चाहती कि तुम्हें किसकी तलाश है तो कम अज कम यही बता दो कि तुम्हें उसकी तलाश क्यों है। मैंने उसे कुरेदने की एक और कोशिश की। फिलहाल मैं ये भी नहीं बता सकती, दिल का मामला है। मैंने उसकी आंखों में झांका। हो भी सकता है, उसने मुबहम से लहजे में कहा। उसका चेहरा सपाट नजर आने लगा था और उसकी आंखों से भी मैं उसके दिल का भेद पाने से कासिर था। चलने में हम दोनों खामोशी से काफी की चुस्कियां लेते रहे। आखिरकार मैंने गहरी सांस लेकर कहा, किसी औरत के दिल का भेद पाना कितना मुश्किल काम है। इस दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें पाना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। वो एक बार फिर मुस्कुराई। मैंने एक लम्हे सोचा, फिर सर हिलाते हुए कहा, बेशक। दफातन मुझे कुछ याद आया। मैंने काफी का मग रखते हुए कहा, तुम्हें मालूम है रहीम गुल भी आजकल कराची में है। मैंने उसके चेहरे पर कोई तासुर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर मुझे नाकामी हुई। कौन रहीम गुल? उसने सादगी से पूछा। उसकी पेशानी पर शिकने थी, गोया वो जहन पर जोर दे रही है। वही इंस्पेक्टर जो सरताज नगर में मुझे डाकू समझकर गिरफ्तार करने आया था। मैंने कहा, ओह अच्छा, वो। उसे याद आ गया, वो यहाँ कैसे पहुंच गया? उसने बड़ी कोशिश से अपना तबादला करवाया है। मैंने बताया, वो अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहता था, अपनी सलाहियतों को शहरी माहौल में बरकरार लाना चाहता था। उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही तब्दीली आ गई। अभी उसे आए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन अच्छे खासे संगीन मामलात में उलझ गया है। बाजू भी शदीद जख्मी करवाए बैठा है। आजकल अपने घर में बिस्तर पर है, आराम कर रहा है। ओह, जरताज ने महज इतना कहा। उसने इस सिलसिले में कोई तबसरा नहीं किया। इत्तेफाक से उसके और मेरे मामलात फिर एक दूसरे में उलझ गए हैं। मैंने कहा, आज भी मेरा उससे मिलने का बहुत जरूरी प्लान है। मैं थोड़ी देर बाद उसकी तरफ जाऊंगा। तुम्हें कोई मसरूफियत ना हो और तुम मुनासिब समझो तो तुम भी मेरे साथ चलो। उसने एक लम्हा सोचा, फिर कंधे उचकाते हुए बोली, ठीक है, चलेंगे। उसके लहजे में किसी खास दिलचस्पी या जोशो खरोश की झलक नहीं थी। कुछ देर बाद हम नीचे आए। पार्किंग लॉट में मेरी गाड़ी के लिए जगह मखसूस थी। मैंने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और वो नहायत पुरवकार अंदाज में अगली सीट पर बैठ गई। उसने खूबसूरत साख्त का धूप का चश्मा लगा लिया था जो उसके चेहरे पर बहुत ही जच रहा था। चलने के बाद जब गाड़ी सड़क पर हलकोरे ले रही थी, मैंने एक नजर उसकी तरफ देखकर कहा, यार जिंदा सोहबत बाकी। मुहावरा कितना सच्चा है। इंसान जिंदा रहे तो वाकई किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होने का इम्कान बाकी रहता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी हम दोनों एक ही गाड़ी में इस शहर की सड़कों पर महवे सफर होंगे। वो एक नजर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वो किसी गहरी सोच में थी। क्या सोच रही हो? मैंने पूछा। मैं अपना तर्ज जिंदगी यकसर बदल देने के बारे में सोच रही हूँ। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। क्या मतलब? मैं चौंका। मैंने कराची शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। उसने बताया। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आजकल तो हालात ये हैं कि जिनकी जड़ बुनियाद गांव में थी वो अपने गांव को वापस जा रहे हैं, और जो किसी दूसरे शहर मुंतकिल होना अफोर्ड कर सकता था वो मुंतकिल हो रहा है। यहाँ बेशतर लोग सिर्फ वही रह गए हैं जो यहाँ रहने पर मजबूर हैं। उनके सामने कोई और रास्ता नहीं। इन हालात में तुम अपनी जड़ बुनियाद, अपनी खूबसूरत बस्ती, अपना मॉडल गांव छोड़कर यहाँ आने की बात कर रही। कोई और सुनेगा तो यही समझेगा कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। हाँ, ज़हनी तवाज़ुन तो मेरा वाकई दुरुस्त नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए तस्लीम किया। खैर, मेरे लिए ये कोई नई खबर नहीं। मैंने कहा, तुम एक गैर मामूली लड़की हो और इस दुनिया में जितने भी गैर मामूली लोग पाए जाते हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन किसी न किसी हद तक जरूर बिगड़ा होता है। गैर मामूली लोग नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल होते हैं। खैर, मुझे बड़े बड़े लफ्जों से बहलाने की कोशिश मत करो। पागलपन बहरहाल पागलपन ही होता है, ख्वाह किसी भी किस्म का हो। मैं बरसों से सरताज नगर को एक मिसाली बस्ती बनाने के लिए कोशा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी
उस मकसद के लिए तहज दी थी। मैं अपने आप को भूल गई थी। मेरे ख्याल में ये भी एक पागलपन ही था। तो क्या वहां कोई गड़बड़ हो गई है? मैंने तशवीश से पूछा। नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुई, सब कुछ उसी तरह है जिस तरह तुम छोड़ कर आए थे। लेकिन मेरा यह एहसास शदीद तर हो गया है कि मेरी मंजिल बहुत दूर है और मैं थक गई हूँ। मेरा दिल कहता है कि मैं उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकूंगी। थकन वाकई उसके लहजे में बोल रही थी, क्योंकि ये ऐसी तशवीश की बात तो नहीं। मैंने उसे तसल्ली दी। जरूरी तो नहीं होता कि बड़े बड़े मकासद इंसान की जिंदगी में यूं ही पूरे हो जाए। जो लोग अपने नस्बुल ऐन से मुखलिस होते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी मंजिल उन्हें अपनी जिंदगी में मिलती है या नहीं। वो बस काम किए जाते हैं। अगर उनका काम अधूरा भी रह जाए तो उसे अपने बाद में आने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। बाद में आने वाले, वो इस्तिज़ाइया से अंदाज में हंसी। मेरे बाद कौन आएगा? मैं किसी तंजीम या सियासी पार्टी के सरबराह तो नहीं हूँ कि मेरे बाद मुंतखब या नामजद होने वाले लोग मेरा काम जारी रख सकें। सरबराह को तो हमारे यहाँ ज़्यादा फिक्र होती है कि जो कुछ होना है उसकी ज़िंदगी में ही हो जाए, बल्कि उनसे तो ज़िंदगी भर भी इंतज़ार नहीं होता। उनकी तो कोशिश होती है कि जो कुछ होना है आज ही हो जाए। मुझे जल्दी नहीं है, वो तहम्मुल से मुझे समझाने की कोशिश करते हुए बोली। मैं थक गई हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। इतने बड़े इलाके का निज़ाम मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता, और फिर जिस तरह मैं अपने इलाके का निज़ाम चलाना चाहती हूँ उससे मेरा काम और मुश्किल हो जाता है। तुम शादी कर लो। मैंने गहरी संजीदगी से मशवरा दिया। किससे? उसने मुझसे भी ज़्यादा संजीदगी से दरियाफ्त किया। हाँ, ये मसला ज़रा काबिल गौर है। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से सर खुजाया। तुम जैसी गैर मामूली लड़कियों का मसला ये होता है कि उनके लिए मर्द भी गैर मामूली होना चाहिए, और गैर मामूली मर्द दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। यूँ तो दुनिया में गैर मामूली लड़कियां भी बहुत कम पाई जाती हैं। वो मुस्कुराई। लेकिन शायद इन गैर मामूली लड़कियों की इन गैर मामूली मर्दों से मुलाकात नहीं हो पाती, या अगर हुस्ने इत्तेफाक से मुलाकात हो भी जाती है तो उनकी ज़िंदगी के रास्ते जुदा जुदा होते हैं। यूँ वे बेचारियाँ मामूली मर्दों के हत्थे चढ़ जाती हैं। हाँ, शायद ऐसा होता है। मुझे कदरे हिचकिचाहट के साथ तस्लीम करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो, वो आहिस्तगी से बोली। फिर भी तुम्हें अपना कोई वारिस छोड़ने के लिए शादी तो करना ही पड़ेगी, मैंने छेड़ने किसी अंदाज में कहा। अहमक आदमी, हमारे यहाँ नस्ल औरत से नहीं मर्द से चलती है। मैंने अगर शादी कर भी ली तो मेरे बच्चे मेरे नहीं मेरे शोहर के वारिस होंगे, वो बोली। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने एक बार फिर सर खुजाया। मेरे तो समझ में नहीं आता कि मेरी इतनी बड़ी जागीर, हवेली, दौलत और दूसरे असासों का मसरफ क्या होगा। मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि मरने से पहले कोई ट्रस्ट कायम कर जाऊंगी जो देहातियों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। देहातियों में ज़्यादातर लोग बड़े काबिल रहम जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीब और नादार हर जगह ही बड़ी काबिल रहम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। मेरे मैनेजर ने यहाँ डिफेंस में एक बंगले का बयाना भी दे दिया है। मैं अब दरअसल इस डील को फाइनल करने आई हूँ। कराची मुझे अपनी ज़मीनों से करीब पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ रहने को तरजीह दूंगी। लेकिन यह भी मुमकिन है कि मैं एक कोठी लाहौर में भी ले लूँ। हो सकता है तुम्हारी ही तरह मेरा क़याम भी कभी कराची और कभी लाहौर में हुआ करे, उसने बताया। गोया तुम देहाती ज़िंदगी को खैर बात कह रही हो? मैंने पूछा। खैर बात तो नहीं कह रही, वो बोली। मैं देहाती ज़िंदगी से अपना ताल्लुक महदूद कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने आइडियल्स भी महदूद कर रही हूँ। आइडियलिस्ट इंसान जिंदगी में बड़े दुख उठाता है। मुझे मालूम हो गया है कि मैं दुनिया को जिस तरह देखना चाहती हूँ दुनिया उस तरह नहीं हो सकती। मैं अब अपनी ज़िंदगी को अपने लिए ज़रा आसान बनाना चाहती हूँ। ये कहना ज़रा मुश्किल ही होता है कि इंसान कौन से अमल से अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहा है और कौन से अमल से मुश्किल। बहरहाल ज़िंदगी तुम्हारी अपनी है, तुम्हें इसके बारे में फैसलों का इख्तियार है। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि तुम कराची और लाहौर दोनों शहरों में पाई जाओगी। इस तरह कम अज़ कम मुझे तुमसे मेल मुलाकात बढ़ाने का मौका मिलेगा। क्या तुम्हें वाकई इससे खुशी होगी? उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि तारीख शीशों के अकब से उसकी नजरें मेरी आंखों की गहराइयों में कुछ तलाश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मेरा ध्यान ट्रैफिक से हट गया। अचानक उसका मरमरी हाथ स्टीयरिंग पर आन टिका और उसने मर्सिडीज को खफीफ सा लहरियत दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे आगे एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दी थी। जरताज भी गो के मेरी तरफ देख रही थी, उसके बावजूद उसे सामने गाड़ी रुकने का एहसास हो गया था। उसने बर वक्त स्टीयरिंग व्हील को खफीफ सी हरकत देकर दोनों गाड़ियों को हादसे से बचा लिया था, वरना शायद मेरी जहाजी साइज की मर्सिडीज उस नन्ही सी सुजुकी पर चढ़ तोड़ी होती। हाँ, मुझे खुशी होगी, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। उसने जिंदगी से भरपूर कहका लगा और बोली, इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें ट्रैफिक से बेनियाज होने की जरूरत नहीं थी, वरना मुमकिन था कि जो सवाल तुमसे यहाँ किया गया था उसका जवाब तुम आलम बाला में पहुंच कर देते। फिलहाल हम आलम बाला पर तो नहीं, अलबत्ता रहीम गुल के घर पहुंच गए हैं। वैसे उसका अपार्टमेंट भी तकरीबन आलम बाला पर ही वाक़ है, मैंने कहा। वो मुतजस्सिम नजरों से चारों तरफ का जायजा ले रही थी। गाड़ी से उतरकर उसने सर उठाकर इमारत के टॉप फ्लोर की तरफ देखा और बोली, मेरी तरह रहीम गुल का भी कोई पुरदाग गिरा हुआ है। यह भी आइडियलिस्ट मालूम होता है। जब गाँव में था तो अजीब अजीब बातें करता था, अजीब अजीब ख्वाब देखता था। शायद इसके भी ख्वाब टूट गए हैं, इसलिए शहर चला आया। नहीं, वो अब भी ख्वाबों की दुनिया का आदमी है। अलबत्ता मुझे अंदेशा है कि गांव में अगर उसके कुछ ख्वाब टूटने से बच गए थे तो वो शहर आकर टूट जाएंगे।
میں نے عمارت کے لابی کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا، لیکن اس میں تشویش یا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں، تم، رحیم گل اور میرے ساتھی، ہم سب خوابوں کی دنیا کے آدمی ہیں۔ اگر ہمارے خواب ٹوٹ بھی جائیں تب بھی ہمیں زیادہ شکستہ دل نہیں ہونا چاہیے اور ان خوابوں کی کرچیاں جوڑ کر زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اگر ہم جیسے لوگ ہمت ہار کر بیٹھے رہے تو باقی لوگوں کے لیے زندگی اور بھی زیادہ دشوار ہو جائے گی، جبکہ ان کی زندگی پہلے ہی کچھ کم دشوار نہیں ہے۔ اور پرخیال انداز میں خاموش رہی اور ہم لفٹ کے ذریعے اوپر آن پہنچے۔ میں نے اسے کہا، تم یہیں راہداری میں رکو، میں رحیم گل کو سرپرائز دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کچھ اس طرح مربیانہ انداز میں مسکرائی جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات مان رہا ہو۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میری کال بیل کے جواب میں ملازم نے دروازہ کھولا تو میں اندر چلا گیا۔ رحیم گل بالکل اسی طرح بیڈ پر دراز تھا جس طرح میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے میرے جانے کے بعد اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی تھی، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کا لباس بدلا ہوا تھا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ صاف ستھرا اور تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ کوئی خاص خبر لائے ہو؟ وہ غور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، خبر تو نہیں، میں ایک جیتے جاگتے انسان کو ساتھ لایا ہوں۔ اگر تم بوجھ لو تو وہ کون ہے تو میں تمہیں 10,000 روپے انعام دوں گا۔ میں نے اس کے بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تجسس یا اشتیاق کی کوئی علامت نمودار نہیں ہوئی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ہم جیسوں کے گھر تو اب زیادہ تر مجرم، بدماش اور دہشت گرد ہی آتے ہیں۔ کہیں تم کسی کلاشنکوف بردار کو تو باہر کھڑا کر کے نہیں آئے ہو؟ جب میں اندر آیا کم از کم اس وقت تو اس کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں تھی۔ میں نے جواب دیا، بس تو پھر بچوں کی طرح پہلیاں مت بھجواؤ اور اسے اندر لے آؤ۔ اس وقت اس قسم کے شگل میلے مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ بازو میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر آ کر انجیکشن لگا کر گیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار، صرف ایک بازو زخمی ہونے سے تمہاری تو زندہ دلی ہی رخصت ہوگی۔ شیر بنو شیر، آخر تم ایک پولیس افیسر ہو، اور وہ بھی دیانتدار فرشناس قسم کے پولیس افیسر۔ ابھی تو تمہیں نہ جانے کتنی تکلیفیں اور اٹھانی پڑیں۔ میرا بازو محض زخمی نہیں ہوا، الگ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ وہ پٹیوں میں لپٹے بازو کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت اسپتال میں لیٹا ہوتا۔ اگر میں تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا تو پولیس میں کیوں آتا؟ زمینداری کرتا رہتا۔ ہم خاندانی زمیندار ہیں، یا پھر اب نئی نسل نے تھوڑا بہت ہنگامہ شروع کر دیا ہے۔ جہاں تک زندہ دلی رخصت ہونے کا سوال ہے، میں بھی پہلے کچھ زیادہ زندہ دل آدمی نہیں تھا۔ میں ایک سنجیدہ آدمی ہوں۔ انہوں نے نہایت ٹھہرے لہجے میں تمام باتوں کا جواب دیا۔ اچھا بھائی سنجیدہ صاحب، آپ سنجیدگی سے بھی میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، میرا دل رکھنے کے لیے بھی بتا سکتے ہیں باہر کون آیا ہے۔ میں نے اصرار کیا، بھائی میں اس وقت کسوٹی کھیلنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جو اپنے انکار پر قائم تھا، پھر وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں خود ہی جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ کون آیا ہے، جس کے اعزاز میں تم اتنا سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی، میں نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، تم تو بالکل بدذوق آدمی ہو، کم از کم اپنی ہار ہی مان لو اور کچھ جرمانہ اپنے اوپر ڈال دو، جس طرح میں نے تمہارے جیتنے پر 10,000 کا انعام رکھا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں، میں اپنی ہار مانتا ہوں، تم مجھ پر جو جرمانہ ڈالنا چاہو ڈال دو۔ وہ نہایت آسانی سے مان گیا۔ چونکہ تم نے آسانی سے ہار مان لی ہے، اس لیے میں تم پر ہاتھ ہلکا رکھتے ہوئے جرمانہ ڈال رہا ہوں، کسی اچھے سے ہوٹل میں صرف ایک جاندار سا ڈنر۔ میں نے کہا، اچھا سا ہوٹل تو شہر میں تمہارا ہی ہے، اب مجھے معلوم ہوا تم کس طرح لوگوں کو گھیر گھار کر وہاں لے جاتے ہو۔ بہت دیر بعد اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ واقعی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر میں اس طرح نہ کروں تو ہوٹل کس طرح چلے؟ پھر میں دروازے پر واپس آیا اور باہر جھانک کر زرتاج کو پکارا، آ جاؤ ڈنر پکا ہو گیا ہے۔ زرتاج پروقار انداز میں قدم اٹھا دیا اندر آ گئی۔ جب وہ رحیم گل کے کمرے میں پہنچی تب بھی اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا رحیم گل اسے دیکھ کر گویا دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زرتاج مسکرا رہی تھی مگر اس کے انداز پر کسی قدر مضطرب بھی نظر آ رہی تھی۔ آخر زرتاج نے ہی سکوت توڑا، کیا بات ہے، میرا شہر آنا سب کے لیے ہی بڑی حیرت کا باعث بن رہا ہے، دیکھتے ہی ہر ایک کی سٹی گم ہو جاتی ہے، کوئی بیٹھنے کو بھی نہیں پوچھتا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، رحیم گل گویا کسی اور ہی دنیا سے واپس آتے ہوئے چونک کر بولا، آپ تشریف رکھیے، پلیز تشریف رکھیے۔ زرتاج اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں بیٹھ چکی تو رحیم گل بولا، دراصل مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتفاقات بعض اوقات اتنے حسین ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی نظر کا دھوکہ لگتے ہیں۔ پہلے افضل سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ایک خوبصورت اتفاق تھا، لیکن یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی افضل کے ساتھ ایک روز آپ بھی میرے گھر میں تشریف لا رہی ہوگی۔ بھائی اتنے پرتکلف انداز میں گفتگو مت کرو، تم تو پولیس آفیسر کے بجائے کسی مشاعرے کے منظم معلوم ہوتے ہو۔ اتنے تکلف پر تو میں اپنے آپ کو کسی بھاری بوجھ تلے دبا محسوس کر رہی ہوں۔ زرتاج مسکراتے ہوئے بولی، رحیم گل نے ایک طویل اور ٹھنڈی سانس لی، میری بدقسمتی ہے جو آپ بھی اسی تاثر کا شکار ہیں کہ کوئی پولیس والا مہذبانہ اور شریفانہ انداز میں گفتگو ہی نہیں کر سکتا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، زرتاج دھیمے لہجے میں بولی۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم کراچی کیسے پہنچ گئے؟ سچ جاننا چاہتی ہیں؟ رحیم گل نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے مجھے جھوٹ سننے کا تو اتنا شوق نہیں ہے، زرتاج نے جواب دیا۔
मैं किसी की वजह से कराची आया हूँ। रहीम गुल ने गोया सीने पर रखा हुआ कोई भारी बोझ उतारते हुए कहा। इस मौका पर मैंने बेख्तियार एक ठंडी सांस ली और बोले बगैर न रह सका, तुम भी किसी के लिए कराची आए हो, जरताज भी किसी के लिए आई है। एक मैं ही उल्लू का चरखा हूँ जो यहाँ किसी के लिए नहीं आया। मालूम नहीं मैं क्यों यहाँ आ गया हूँ, मुझे तो वापस चले जाना चाहिए। वो दोनों इतने संजीदा थे कि उन्होंने शायद मेरी बात सुनी ही नहीं। वो बगौर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और शायद दिल ही दिल में एक दूसरे की पहली पूछने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में बोझल सुकूत छा गया था। रहीम गुल ने यह सुकूत तोड़ा और बदस्तूर जरताज की तरफ देखते हुए कुछ बेयकीनी से कहा, क्या वाकई आप भी किसी के लिए आई हैं? जरताज ने जवाब देने के बजाय मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक खामोश शिकवा था कि मैंने ये बात रहीम गुल के सामने क्यों की थी। वो अपनी जातियात को दूसरों के सामने मौजू गुफ्तगू बनाने की आती नहीं थी। मैंने आंखों ही आंखों में उससे मुआज़त की और शोर मचाने के से अंदाज में मौजू बदलने की कोशिश की। रहीम गुल, ज्यादा तेजदास बनने की कोशिश न करो। मैं तुम्हारे घर इतना अहम मेहमान लेकर आया हूँ और तुम खातिर मदारात का भी कोई बंदोबस्त नहीं करे। दरअसल मैं जरताज साहिबा को देखकर इतना बौखला गया हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रहीम गुल ने एतराफ़ किया, तुम और कुछ करो या ना करो, लेकिन तुम्हें हक़ मेज़बानी तो ज़रूर अदा करना चाहिए। मैंने कहा। रहीम गुल जरताज से मुखातिब हुआ, ये बड़ा ही पेटू आदमी है, हर वक्त खाने पीने की फिक्र में रहता है, लेकिन इस लिहाज से ये बहुत कामयाब पेटुओं में से है जिसकी तोड़ नहीं है। मुझे पेटू कहकर एक खूबसूरत खातून के सामने मेरा इमेज खराब करने की कोशिश मत करो। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मैं सराई ऊंट की तरह कुछ खाए पिए बगैर भी 2-3 दिन गुजार सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम बड़ी पहुंची हुई किस्म की चीज़ हो। रहीम गुल ने सर हिलाया और अपने मुलाजिम को आवाज़ दी जो खानसामा के फ़राइज़ भी अंजाम देता था। जरताज उसे बाज रखने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने मुलाजिम को कुछ एहतमाम करने की हदायत दे ही दी। फिर इधर उधर की बातें होने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि रहीम गुल अभी तक जरताज की आमद पर सहर ज़दा सा था। ताहम वो जरताज से उसके मुस्तकबिल के इरादों के बारे में मुसलसल सवालात करता रहा। आखिरकार जरताज ने उसे बता ही दिया कि वो कराची शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना रही है और उसके मैनेजर ने डिफेंस में एक बंगले का बयाना दे दिया है। रहीम गुल जैसे यही सुनना चाह रहा था। उस खबर से गोया उसे करार सा आ गया। मैं उसकी कैफियत से महजूज हो रहा था। उसके अंदर जरूर कोई खिचड़ी पक रही थी। अब वो अपने बाजू की तकलीफ भी भूला हुआ था। मुलाजिम ने चाय और लवाजमात वगैरह का इंतजाम कर लिया तो हम उठकर डाइनिंग रूम में आ बैठे। तब मैंने रहीम गुल से कहा, अगर तुम दिलचस्पी महसूस करो तो मैं तुम्हें नादर उफनोजी के बारे में भी कुछ बता दूं। उसके तासरात यकदम ही बदल गए और वो मुझे घूरते हुए सर लहजे में बोला, क्या वो खबीज फिर कुछ कर गया? इस बार उसने एक नहायत ही नेक काम किया। मैंने कहा, नेक काम? उसकी आंखें सुकड़ गईं। वो क्या? यही कि वो मेरे हाथों क्लाशिंकोफ का ब्रस्ट खाकर मर गया। मैंने जवाब दिया। रहीम गुल को हैरत का शदीद झटका लगा। बेख्याली में उसने बैक वक्त दोनों बाजुओं को हरकत देने की कोशिश की और करहा कर रह गया, क्या वाकई नूजी मर गया है? उसने बेयकीनी से पूछा, वो तुम्हें कहाँ मिला? कासिम बिजली के जजीरे पर। मैंने जवाब दिया। वहाँ बहुत खास और जोरदार मार का रहा। मैंने उसे वो तमाम वाकया सुनाया जो जजीरे पर मेरे साथ पेश आया था। वो बड़े इनेमाग से सुनता रहा। जरताज को स्याको सबाक का इल्म नहीं था, लेकिन वो भी तवज्जो से सब कुछ सुनती रही। मैं खामोश हुआ तो रहीम गुल अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, ये बहुत बुरा हुआ, यानी मैं जिंदा बचकर आ गया, ये बहुत बुरा हुआ। मैंने पूछा, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। रहीम गुल का सर एक बार फिर अफसोस ज़्यादा से अंदाज में हिलने लगा। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि नूजी जिंदा हमारे हाथ आता तो बेहतर था। अगर मैं उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करता तो शायद मैं मुर्दा हालत में भी तुम्हारे हाथ न आता। मैंने कहा, वैसे बाय द वे तुम्हें उसकी ज़िंदगी क्यों अजीज़ हो गई? तुम्हें उम्मीद थी कि वो सनसनीखेज इंकशाफात करेगा और तुम्हें किसी मेडल वगैरह से नवाजा जाएगा। मेडल वगैरह की किस कम वक्त को फिक्र है? वो जल कर बोला, तुम्हें शायद याद नहीं है कि मुश्ताक मुदस्सिर की यानी एक सहाफ़ी की मौत मेरे गले पड़ी हुई है। वो मेरी तहवील में मारा गया था। नूजी ने उसे कत्ल किया था। अगर वो जिंदा हाथ आ जाता तो उसे मैं प्रेस के सामने पेश कर सकता था और कह सकता था, लीजिए हजरात, ये है मुश्ताक मुदस्सिर का कातिल। लेकिन अब कौन मेरी बात का यकीन करेगा? एक मुर्दा शख्स को मैं कैसे मुश्ताक का कातिल साबित करूंगा? एक तो मेरे महकमे की शोहरत इतनी खराब है कि हम गला फाड़ फाड़ कर सच भी बोलते रहें तब भी कोई यकीन नहीं करता। लोग तो वैसे ही कहते रहते हैं कि हम पुलिस मुकाबलों में मरने वालों पर जो इल्जाम चाहे डाल देते हैं, जो केस भी हमसे हल नहीं होता वो उनके खाते में डाल दिया जाता है। अव्वल तो पुलिस मुकाबलों ही को कोई दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। ये तो वैसे भी एक सहाफ़ी का मामला है। जजीरे पर जो कुछ हुआ ये पुलिस मुकाबला किस्म की चीज़ नहीं थी। नूजी मेरे हाथों मरा है, मेरा पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। खुफिया इदारों के लोग वहाँ मौजूद थे और मेरा ख्याल है ये वाक़या प्रेस में रिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जड़ें ड्रग माफिया के साथ जाकर मिलती हैं और ड्रग माफिया के सिलसिले में जो कुछ यहाँ हो रहा है हुकूमत ज़्यादातर उसे खुफिया ही रख रही है। मैंने बताया। वो खामोशी से मुझे घूरता रहा। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा, वैसे भी मुश्ताक मुदस्सिर की मौत पर प्रेस का रद्द-ए-अमल मेरे तवक्कुह के ऐन मुताबिक हुआ है। मुझे लगता है कि प्रेस वालों ने तो खुद उससे जान छूटने पर खुदा का शुक्र अदा किया है। खुद उसके अपने अखबार ने कुछ ज़्यादा शोर नहीं मचाया। मेरा अंदाज़ा है कि उस अखबार का अपना दामन भी शायद कुछ ज़्यादा साफ न हो। जो अखबार मुश्ताक मुदस्सिर जैसे लोगों को अहम पोस्टों पर रखते हैं वो खुद भी कुछ ऐसा साफ सुथरा रिकॉर्ड नहीं रखते। उसके अखबार ने शायद इसीलिए ज़्यादा शोर न मचाया हो।
کہ کہیں خود اس کے اپنے بارے میں کچھ حقائق سامنے نہ آ جائیں۔ بہرحال تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ رحیم گل ایک طویل سانس لے کر بولا، تم کہتے ہو تو میں بے فکر ہو جاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر زرتاج کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایک بار پھر خوابناک سی ہونے لگیں۔